गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 16 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देखेंगे जिनको हम केवल उसी से करेंगे जिसमें भी ज़्यादा डिटेल से उनको बताया गया होगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है ईरान अटैक, इजराइल डिबेट्स रिस्पॉन्स, यूएस सेज वोंट टेक पार्ट इन रिटेलिएशन। ये जो आर्टिकल है ये बताता है फ़िलहाल क्या घटना हो रही है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड ज़रूर पता होना चाहिए। जानती हूँ ज़्यादातर जो लोग होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर इजराइल और गाज़ा का युद्ध हो रहा है और उसी के बीच में एकदम से ईरान जो है वो आ जाता है। साथ ही में ईरान जो है वो खड़ा हुआ है गाज़ा के साथ में, और हम देख पाएंगे यूएसए जो था वो हमेशा से था इजराइल के साथ में। शायद इतनी बातें सभी को पता होंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके जाना चाहती हूँ। देखिए अब क्या होने वाला था, 2023 के अंदर ये माना जा रहा था कि इजराइल और यहाँ पर सऊदी अरेबिया दोनों ही नेशंस एक अकॉर्ड को साइन करेंगे जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। इससे क्या होगा कि इजराइल और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होंगे। कैसे? सऊदी अरेबिया के लिए एक करोड़ क्यों फ़ायदेमंद था? क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको साइन करता तो इजराइल की तरफ से उसको वेपन भी मिलते और साथ ही में यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इकोनॉमी के हिसाब से भी ट्रेड करने को उसको मिल जाता। इजराइल का इसमें क्या फ़ायदा था? इजराइल का इसमें फ़ायदा था कि इजराइल को यहाँ पर मान्यता मिल जाती। क्या मान्यता मिल जाती? देखिए इजराइल एक ऐसी परिस्थितियों के द्वारा ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर बसाया गया था इस पूरे के पूरे अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर, जहाँ पर इजराइल को आसपास की कोई भी कंट्री के जो नेशन के यहाँ पर लोग हैं और जो वहाँ की सरकारें हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। 1948 के अंदर इजराइल को एज अ कंट्री बनाया गया, जिसमें हम देख पाते हैं कि उनको यहूदियों यानी कि जूस की तरह वहाँ पर उनका लैंड कहते हुए कि जब यहाँ पर अरेबियंस नहीं आए थे उससे पहले से वो यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको वो जगह दे दी गई थी। अभी इजराइल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसको वर्ल्ड में बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज़ है जो रिकॉग्नाइज़ करती हैं। उनमें से हम देख पाएंगे इंडिया जो है वो भी यहाँ पर एक ऐसी कंट्री है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज़ तो कर रहा है, लेकिन इजराइल की हमारे यहाँ पर कोई ऐसी एम्बेसीज जो है वो नहीं बनी हुई है। तो खैर ये है कुछ समस्याएं, और हमारे जो फॉर्मल रिश्ते हैं वो बन जाते हैं इजराइल के साथ में भी और पैलेस्टाइन के साथ में भी, दोनों के साथ में हमने अपने जो डिप्लोमेटिक रिश्ते थे उनको बनाया हुआ था। अब बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा था कि ईरान जो है वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड साइन हो। ईरान क्योंकि ये नहीं चाहता था तो ओबियसली गाज़ा भी नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उनका जो बार बार से ये मांग होती रहती है हमेशा से कि ये लैंड जो है वो इजराइल का नहीं है, रहतर वो गाज़ा और जो पैलेस्टाइनी यहाँ पर या फिलिस्तानी जो लोग हैं केवल और केवल उन्हीं का है, तो उनकी ये डिमांड पूरी तरह ख़त्म हो जाती, क्योंकि उन्हीं जैसे जो मुस्लिम या अरेबिक नेशंस के जो लोग हैं जिनके उनके साथ सहानुभूति रहती थी वो लोग उनसे दूर कट जाएंगे और इसराइल को एज अ स्टेट या एज अ नेशन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब ईरान क्या करता है, ऐसा ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा, अभी तक ऐसा साबित नहीं हो पाया। ईरान ने क्या किया कि गाज़ा के जो लोग थे या हमास का जो ग्रुप था उनको यहाँ पर मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करवाया, ऐसा बार बार कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। और शायद उसी ने जो अक्टूबर 7 को यहाँ पर सबसे पहले हमला किया गया था इजराइल के ऊपर यहाँ पर गाज़ा के द्वारा, हमास के द्वारा, तो उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। तब से लेकर अब तक युद्ध चल रहा है, और अब क्या हुआ है कि बार बार ईरान जब यहाँ पर धमकियाँ दे रहा था तो उससे परेशान होकर इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने जाकर ईरान की जो ड्रोन से अटैक कर दिया और मिसाइल लगाकर वहाँ पे क्या किया, वहाँ के जो 2 सुप्रीम कमांडर थे आर्मी के उनको यहाँ पर मार दिया। उनकी डेथ हो गई, ओबियसली ऐसा नहीं है कि वो लोग खुद गए और उन्होंने मारा, मिसाइल से अटैक किया, उनके वहाँ पर डेथ हो गई है। इसके रिस्पॉन्स में अब ईरान ने भी वापस अटैक किया। अब तक जो यूएसए कह रहा था कि अगर ईरान वापस से हमला करेगा, युद्ध करना चाहेगा, तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है, इजराइल के साथ। तो ये जो युद्ध होने वाला है ये किसके साथ होने वाला है? यूएसए प्लस इजराइल के साथ में होने वाला था ईरान का। लेकिन अब यूएसए ने अपना पल्ला जो है झाड़ लिया है। यूएस के जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने बोला कि अगर अब क्या किया गया है, पहले इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, अब ईरान ने दोबारा से ड्रोन्स और मिसाइल्स के यहाँ पर रिस्पॉन्स में इजराइल के ऊपर अटैक किया है।
अब यूएस का कहना है कि मैंने पहले ही बोल दिया है नेतान्याहू को, बेंजामिन नेतान्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर इजराइल के, उनको पहले ही बता दिया कि अगर वो अब बदले में दोबारा से अटैक करेंगे, पहले उन्होंने ही हमला किया था, फिर ईरान की तरफ से हमला है, अगर वो फिर अब दोबारा हमला करेंगे तो फिलहाल यूएस उसके साथ खड़ा हुआ आगे नहीं पाएगा। ये थी एक इम्पोर्टेंट चेंज जो फ़िलहाल की जियोपॉलिटिक्स में चल रही है। क्या इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शुरू हो सकता है? वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब है? यानी कि आप ग्लोबल स्तर पर क्या कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो। जब एक से ज़्यादा कंट्री, या देखिए एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लड़ाई हो रही है। जब 2 से 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ तक लड़ाई चली जाती है तो उसमें पूरा खतरा होता है कि आसपास की जो दूसरी और यहाँ पर देश हैं उनके अंदर भी लड़ाई जाएगी। और हर वर्ल्ड वार की शुरुआत ऐसे ही हुई है, अभी तक 2 ऑलरेडी हो चुके हैं कि शुरुआत होती है 2 से 3 देशों के बीच में और फिर वो ऐसे घूम घूम कर जितने और कंट्रीज़ आती हैं उनको अपनी चपेट में ले लेती है। खैर सवाल है, अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो ऐसा नहीं लगता है कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है या 3 हो सकती है, क्योंकि सभी को पता है कि सभी कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। इससे जो डिस्ट्रक्शन का लेवल होगा वो अत्यधिक हो जाएगा, जो विनाश यहाँ पर आएगा। इसी वजह से ये ना ही हो तो उसी में भलाई है, सभी देशों की इसी में भलाई है। और इसी के ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट भी यहाँ पर दी थी, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने बताया था कि ये समय जो है वो क्या है, युद्ध का समय नहीं है। यही स्टेटमेंट हमारी गई थी रशिया की तरफ में, मिस्टर जो व्लादिमीर पुतिन है उनके पास में भी यही स्टेटमेंट दी गई थी। तो ये समय बिल्कुल इस स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पर ध्यान देने का है। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है यूपीएससी स्प्रिंट नाम से, जहां पर आपको जो आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनके प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाते हैं। साथ ही में उनमें से पहले जो मिलते जुलते पीवाईक्यूज आए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीलिम्स से सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि ये सवाल है 2020 का, वो आपको क्विज़ के रूप में वहाँ पर मिल जाता है, सो दैट आपको ये पता हो कि आपने जितना भी समझा है। क्योंकि मैं सिर्फ आपको न्यूज़पेपर ना समझा के बल्कि उसका बैकग्राउंड भी समझाती हूँ, आगे पीछे की और एक्स्ट्रा बातें सभी बताती हूँ जो आर्टिकल्स में दी हुई हैं, केवल उन्हीं को नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको जाकर अपने टेस्ट करना चाहिए कि यहाँ पर आपको कितना समझ में और क्या आप उससे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा जो मेंस के सवाल आते हैं उनको भी मैं रिलेट करके अपनी खुद की हैंडराइटिंग में वहाँ पर शेयर करती हूँ। साथ ही में जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाता है ऐसे का ऐसा, सो दैट अगर आप रिवाइज करना चाहें तो कर सकें। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल की इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स के अंदर, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर यूपीएससी स्प्रिंट से भी इसको यहाँ पर ढूंढ के ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ब्लड बैंक स्टडी रिवील्स ट्रू इंसिडेंट ऑफ लॉन्ग कोविड। देखिए एक स्टडी की गई थी, अब ये जो स्टडी की गई है इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ रिसर्चर्स थे यहाँ पर जिन्होंने डिस्कवर किया कि यहाँ पर जो कोविड-19 है वो एक्चुअली में लंबे समय तक ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर रह सकता है। अगर आपको 4 साल पहले कोविड वायरस हुआ था, हो सकता है कि उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स या प्रभाव अभी भी आपकी बॉडी के ऊपर हों जो आप शायद एसिम्प्टोमेटिक होकर आपको पता ना चल रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को, इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं अंदर ही अंदर रहते हुए। ये पता चला है कि यहाँ पर देखिए कम से कम 2.5 लाख लोगों का जो डाटा है ब्लड उनसे लिया गया था, उस ब्लड के ऊपर यहाँ पर रिसर्च की गई। उसमें हमने पाया कि कुछ ऐसे प्रोटीन है जो वैक्सीन लगाने की वजह से बॉडी में निकल आते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कोविड के होने की वजह से बॉडी में हो पाते हैं। तो ऐसे ही डिफ्रेंशिएट किया गया अलग अलग एंटीबॉडीज़ को, एंटी न्यूक्लियोप्लासिड या एंटी एन जो बॉडीज़ थी वो देखी गई, जिनको नेचुरली इन्फेक्टेड हुआ था, जिनको नेचुरली तौर के ऊपर यहाँ पर वायरस हुआ था। चलिए इसको आसान बनाते हैं और पीपीटी की मदद से इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी है ये हमें बताती है कि क्या क्या ट्रू इंसिडेंट है लॉन्ग कोविड के। इसके अंदर हम देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे कोविड-19 के सर्वाइवर हैं जिनको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस हो रही हैं, उनकी बॉडी के अंदर एंटी न्यूक्लियोसाइड या एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मिलती हैं उनके सैंपल्स में, जो हमें एक्यूरेट पिक्चर यहाँ दिखा रही है कि वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी मिली है क्या वो काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है।
सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट नेचुरल इन्फेक्शन को, एंटी एंड एंटीबॉडी एज अ मार्कर। स्टडी ने जो रिवील किया है वो एक्चुअली में ये रिवील किया है कि एंटी एंड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एक प्रोडक्ट है यहाँ पर SARS-CoV-2 वायरस का। अनलाइक कोविड-19 वैक्सीन जो अपनी बॉडी के अंदर जब जाती हैं तो वो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ को नहीं बनाती हैं। ये जो नहीं बनाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको ये वायरस हुआ है उस वायरस ने ही केवल इसको बनाया होगा। अब अगर ये अभी तक हमारी बॉडी के अंदर मिल रही है और अभी तक अगर हमारे ऑर्गन्स के ऊपर यहाँ पर असर हो रहा है तो इससे हमें समझ में आता है कि कोविड जो है वो पूर्ण तरीके से अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर इसके अलावा भी हमने कुछ बहुत सारे ब्लड बैंक सैंपल्स को लिया। रिसर्च जो की गई उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2.5 लाख से ज़्यादा ऐसे US के नागरिक थे जिनका ब्लड जो है वो लिया गया था और उनके ऊपर यहाँ पर रिसर्च की गई थी। उसके अलावा यहाँ पर स्टडी जो है उसमें डिफ्रेंशिएट किया है इन्फेक्शन जो वैक्सीन से हो जा रहा है और जो यहाँ पर नॉर्मल इन्फेक्शन हो जा रहा है उसके अंदर। फिर हम देखते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन से जो इन्फेक्शन है उसके अंदर फ़र्क क्या है। नेचुरल जो इन्फेक्शन होता है जब किसी इंडिविजुअल को नेचुरली इन्फेक्ट हो जाता है वो SARS-CoV-2 वायरस से, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ को इस तरीके से प्रोडक्ट करता है कि जो वायरल प्रोटीन है उससे जाकर वो लड़ सके और हमें बचा सके। ये जो एंटीबॉडीज़ है इन्हीं का नाम है एंटी-T एंटीबॉडीज़। अब यही हमें बता पाती है कि किसको कितने समय पहले में यहाँ पर वायरस हुआ था और क्या वो अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है या नहीं है। दूसरा है वैक्सीन लेने से किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर हमें कैसे पता चलेगा इन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं ली है। देखिए जब बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन्स की तो ये क्या करती हैं, ये स्पाइक को टारगेट करती हैं। क्या करती हैं, प्रोटीन जो है। देखिए मैंने कल ही आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि वायरस क्या होते हैं। हेपेटाइटिस को हम पूरा का पूरा केस स्टडी की तरफ पढ़ रहे थे और मैंने आपको उसमें अलग अलग वायरसेस को दिखाया था। उन्हीं में से मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, कोविड का वायरस है। तो कोविड की जो शेप है वायरस की वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ये जो ऊपर आप देख पाते हैं इनको बोला जाता है स्पाइक। ये जो स्पाइक्स होते हैं इनके ऊपर होता है प्रोटीन, अलग अलग तरीके का प्रोटीन। अब इसको अगर मारना है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी भी एक ऐसा ही प्रोटीन बनाएगी जो इन स्पाइक्स को यहाँ से ख़त्म कर सके, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारी बॉडी ने एक इस शेप का प्रोटीन बनाया, ये जाएगा इनके ऊपर लगेगा और इसको मार देगा। ये था वैक्सीन का काम। अब वैक्सीन जो है वो एक्चुअली में एंटी एंड एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, ये हमें याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम देखते हैं कि कोविड-19 की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसकी क्या क्या इम्प्लिकेशंस रही है। देखिए जो एबिलिटी है यहाँ पर नेचुरल इन्फेक्शन को वैक्सीन के इन्फेक्शन से या उससे अलग कर पाना, वो हमें एक एक्यूरेट यहाँ पर इमेज दिखाता है कि ट्रू बर्डन क्या है पेंडेमिक्स का और इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लिकेशंस भी क्या क्या रहे हैं जो सर्वाइवर अभी फ़िलहाल कोविड से बचे हुए हैं। पेंडेमिक की ट्रू डेथ टोल की हम बात करते हैं। ऑफिशियल जो डेथ टोल है वो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर 7 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कोविड हुआ था और उनमें से भी बहुत सारी परसेंटेज ऑफ पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी। फिर हम चलते हैं एक्चुअल डेथ टोल के ऊपर। हाउएवर जो ट्रू डेथ टोल है पेंडेमिक का वो माना जा रहा है कि वो और भी ज़्यादा है। अभी कितना हमने देखा कि 70 लाख लोग ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जिनकी डेथ हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, बहुत ही ह्यूज नंबर में लोगों की डेथ हुई है। लेकिन एक्चुअली के अंदर जो डाटा शेयर किया गया वो क्या किया गया है, कम बताया गया है। अब इसी का कारण क्या रहा है, अंडर रिपोर्टेड एंड एक्सेस मॉर्टेलिटी फैक्टर्स कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से मान लीजिए लिमिटिंग टेस्ट हुए, लोगों का पता ही नहीं चल पाया, डेथ हो गई उनकी, तो टेस्ट नहीं हो पाए तो पता नहीं चला, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली और रिपोर्ट भी नहीं मिली, तो डाटा के अंदर भी उनको नहीं रखा गया। फिर हम देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्डन आया हुआ था, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस पेंडेमिक के देखने को मिल रहे थे जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन था मेडिकल केयर के अंदर। और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम देख पाएंगे कि एक्चुअल जो यहाँ पर डाटा होना चाहिए था वो डाटा निकल कर सामने नहीं आया।
नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं। अभी आप सोचेंगे कि कब से, हम यही तो समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हुआ है रेस्पिरेटरी इशू। देखिए बहुत सारे कोविड-19 के ऐसे सर्वाइवर हैं जिनको रेस्पिरेटरी यानी कि सांस जो लेने की हमारी नलियाँ होती हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज़ दिखाई दिए हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस उनको तेज़ हो जाती है, थोड़ा सा चलते ही लंग्स में उनके डैमेज हो गया है, उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी थी वो भी रिड्यूस हुई है, कम हुई है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेली एक्टिविटीज़ और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पर हुई है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। कोविड-19 की वजह से हमें समझ में आता है कि ब्रेन फोग या मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये सारी ऐसी कंडीशंस है जो यहाँ पर दिखाई दी हैं लोगों के सर्वाइवर्स के अंदर। थर्ड हम देख पाएंगे कार्डियोवास्कुलर कंसर्न भी है, जैसे कि पेंडेमिक जो है उसने जो पोटेंशियल है कोविड-19 के लॉन्ग टर्म कार्डियोवास्कुलर इम्पैक्ट का दिल के ऊपर, इससे ये भी खतरा रहा है कि लोगों का जो हार्ट होता है वो क्या हो जाता है, सूजन उसमें आ जाती है लॉन्ग टर्म के अंदर, और वो बहुत ही अपने एवरेज साइज से बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाती हैं कि हार्ट का जो रेट है वो एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन अब वो या तो बहुत ज़्यादा कम चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो इसी वजह से क्या आ गई है, इरेगुलरिटी आ गई है। इवन जो प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, उनके अंदर भी यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल टोल जो है पेंडेमिक का, उसको हम देखते हैं जब उसको बहुत सारे फिजिकल इफ़ेक्ट्स के साथ में जोड़ा जाता है तो वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के राइज़ को यहाँ पर दिखा पाता है कि मेंटल हेल्थ जो है उसके अंदर राइज़ हुआ है। जब हम बात करते हैं चाहे डिप्रेशन जैसी, एंग्जाइटी जैसी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, वो सब यहाँ पर देखने को अभी तक मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है लॉन्ग टर्म कोविड के जो ये अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना। सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। अगर हमें अब पता ही है कि हार्ट से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इससे इन्फ्लेमेशन आ सकता है, लंग्स में डैमेज हो गया है, तो अब हमें पता ही चल गया, तो आइडेंटिफाई हो गया है रिस्क। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पेशेंट्स केयर है उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा, उसको ज़्यादा अच्छे से पेशेंट्स को यहाँ पर केयर दी जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा। मेडिकेशन के ऊपर भी यहाँ पर देखेंगे हम, डाइट से लेकर, और उसके बाद जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर भी हेल्थ पॉलिसीज़ के अंदर ये ऐड किया जाएगा। क्योंकि अगर पता ही नहीं है तो अभी मान लीजिए डेथ हो रही है लोगों की, क्योंकि इस बात का पता ही नहीं है कि शायद उनको कोई बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ही अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए कि अगर आप कोविड सर्वाइवर हो तो आपको शायद कोई दिक्कत हो सकती है, इससे अच्छा यही है कि आप कोई टेस्टिंग करवा लीजिए। तो इस सब के अंदर इसको ऐड किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं क्या क्या इम्प्लीकेशन है पब्लिक हेल्थ की। सबसे पहले तो देखिए अभी ऑनगोइंग सर्विलेंस चल रही है, जो भी लॉन्ग कोविड केसेस हैं उनको समझने के लिए और उनके ऊपर काम करने के लिए ध्यान रखा जा रहा है, नज़र रखी जा रही है। डेडिकेटेड कुछ रिसर्च भी हो रही है, जैसे कि यही रिसर्च जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। थर्ड हम देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारना होगा, मजबूत करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को यहाँ पर काम करते रहना होगा। और एट द एंड कम्युनिटी का एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अलग अलग लोग हैं कम्युनिटीज़ के अंदर रहते हैं वो सब साथ में मिले और साथ में मिलकर जो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है लॉन्ग कोविड्स का उसको समझें और उसके ऊपर फिर आप ऑटोमेटिकली क्या करें, काम करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है। तो सबसे पहले जो ट्रू स्कोप है लॉन्ग कोविड का, जैसे कि ब्लड बैंक की स्टडी ने ही बताया कि जो ट्रू प्रिवलेंस है लॉन्ग कोविड की उसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो वो पता चल गया है इससे। और इसी की वजह से जो पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज़ है उनको इन्फॉर्मिंग बनाना पड़ेगा, ताकि जो इसका इम्पैक्ट है उसको लोगों के ऊपर से कम किया जा सके। कुछ कमिटमेंट भी है अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग लॉन्ग कोविड को लेकर कि देखिए जब तक आप कोई निश्चय नहीं लेंगे, सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक आप किसी चीज़ को पूरा करने में भी शायद सक्षम ना हो पाए। इसी वजह से कमिटमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले तो इनको समझो और उसके बाद जो भी इनके इम्पैक्ट है उनको एड्रेस किया जाए, उनको क्या किया जाए, देखा जाए कि कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं सिचुएशंस को। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डिकोडिंग द जजमेंट ऑफ
जिम कॉर्बेट। देखिए जिम कॉर्बेट के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है अनवर शहादत के द्वारा, और देखते हैं कि आर्टिकल क्या कह रहा है। आर्टिकल के अंदर सबसे ज़्यादा जो बात की गई है वो की गई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर लिया गया है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलर दी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि यहाँ पर इंडिया में सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पहला नेशनल पार्क भी आप इसको बोल सकते हो, लार्जेस्ट भी है और फर्स्ट भी है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो साथ में मिले, और इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, 6000 पेड़ों को काट दिया जाता है। अब इसी के ऊपर जाती है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या है, स्टेट का फेलियर है एक तरीके से, और अब क्या करना चाहिए यहाँ पर, और जो पॉलिसीज़ हैं उनको मजबूत लाना होगा, और पॉलिसीज़ से भी ज़्यादा कानून को थोड़ा और ज़्यादा सख्त और मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि हम इंडिया की जो नेचुरल हेरिटेज है उसको बचाकर प्रोटेक्ट करके रख सकें। अब पता चलता है कि ये जो हुआ है वो हुआ है अनहोली नेक्सस की वजह से। बहुत अच्छे लोग नहीं थे, पॉलिटिशियंस जो थे जिनको काम करवाना था, कोई चीज़ चाहिए थी, फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड लोकल कंट्रैक्टर, इन सभी ने एक साथ मिलकर ये गड़बड़ की है। यहाँ पर इस तरीके से जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने परमिशन दी लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को, और पॉलिटिशियन जो थे उन्होंने परमिशन दी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को। तो सब ने एक साठगांठ मिलाकर यहाँ पर गड़बड़ की है, और जिसका भुगतान जो होगा वो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उनको देखने को मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि काफ़ी शॉकिंग ये रेवोल्यूशन रही थी, मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर लगभग 6000 पेड़ ऐसे थे जो ऑलरेडी कट चुके हैं। कुछ कानूनों का भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, और कहते हैं कि यहाँ पर वायलेशन किया गया है कंजर्वेशन लॉज का। इसके अंदर हम देख पाएंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, और प्रोजेक्ट टाइगर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। तो ये भी दो ऐसे एक्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जिनको यहाँ पर वायलेट किया गया है, तोड़ा गया है। और जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं, जो इतने लोग यहाँ पर मिलके, खास करके जो सिटीजन्स जो है अपना टैक्स तक का यहाँ पर पैसा देते हैं, पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं, लोग जो हैं वो अपने भविष्य को लेकर यहाँ पर नेचर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ही बोला कि ये जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट से भी यहाँ पर बचे रहना, या गुड क्लाइमेट होना भी क्या है, एक तरीके से क्या है, अधिकार है, और वो भी है फंडामेंटल राइट। किसका फंडामेंटल राइट है? हर उस सिटीजन का जो इंडिया में रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया के लिए बात कर सकता है। वैसे तो ये इतनी बेहतरीन बात है कि ये वर्ल्ड के सभी देशों के अंदर लागू होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है और इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, तो फिलहाल उन्होंने अपने नागरिकों को ये अधिकार जरूर दे दिया है। और उन सब के साथ में एक हम देख पाते हैं कि खिलवाड़ किया गया है, जब इन कानूनों को तोड़ दिया गया है। अब क्या क्या कंजर्वेशन के गोल्स हैं, क्या क्या कानून है, और क्या क्या हम काम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 के अंदर इसको लाया जाता है, और इसका मेन काम होता है इंडिया के अंदर कंजर्वेशंस को, यानी कि संरक्षण के जो प्रयास किए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उनको और ज़्यादा अच्छे से करवाए रखना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना, और उनकी जो हैबिटेट है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखना, चाहे वो शेर हो, चीते हो, या कोई भी हो जो उस जगह पे रहते हैं, उनका जहाँ पर घर है जंगल के अंदर, उनके जो हैबिटेट में वो रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना। आप ही सोच के देखिए कि अभी आपका कोई हैबिटेट है, आपका हैबिटेट क्या हो सकता है? आपका घर हो सकता है, आपका जो एरिया है वो हो सकता है। कोई बाहर से आए और आपके एरिया और आपके घर को तहस नहस करके चला जाए, आप जहाँ जॉब करते थे उसको तोड़ दिया गया है, तो अब आपके लिए जीवन यापन करना कैसा हो जाएगा? क्या आपके पास ना जॉब करने का कुछ है, आपके पास ना पैसे कमाने का कुछ है, ना ही आपके पास रहने को कोई छत है, ना ही आपके पास खाने को कुछ है। ऐसा ही होता है इन एनिमल्स के साथ में, जब इनके हैबिटेट को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मान लीजिए 6000 पेड़ काट दिए गए हैं, अब इससे क्या होगा? एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर पहले यहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज़ जो थी वो रहती थी। यहाँ पर मान लीजिए बर्ड्स रहते थे बहुत सारे, वो बर्ड्स क्या करते थे, उसी ट्री के नीचे वाले जो एरियाज़ थे उसमें से अपना खाना लेते थे। हो सकता था यहाँ पर ट्री से भी कुछ खा रहे हैं, लेकिन हम देख पाएंगे कि जो ग्रास होपर्स होते हैं, क्योंकि ट्री के आसपास क्या है, ग्रास भी है, तो ग्रास होपर्स को वो खाते थे। फिर जो ये बर्ड्स हैं इनको खा लेता था यहाँ पर होक। हम देखते हैं होक को जो है कभी कभी उसको कौन खाता है, लायन या फिर
अदर जो एनिमल्स हैं। तो इसी तरीके से अब जैसे कि हिरन होता है या डियर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो ट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंड होता है। और जो डियर होते हैं उसको कौन खाता है, लायन खाता है। तो ये पूरा का पूरा उनका बायोडाइवर्सिटी बना हुआ है। आपने 6000 पेड़ों को काट दिया, अब ना वहाँ बर्ड्स आ रहे हैं, ना वहाँ ग्रास के ऊपर उनको कोई खाने वाला है, ना क्योंकि पेड़ नहीं है तो डियर वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो लायन को अपना भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से उनका भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। और इसी वजह से हमेशा बोला गया है कि उनको उन्हीं के हैबिटेट में जहाँ पर उनको रहना है वहीं प्रिजर्व करना अच्छा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 के अंदर। ये एक फ्लैगशिप कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जिसका एम ये था कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है जो भी इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर है या फिर उससे रिलेटेड जो उसका हैबिटेट है, उस दोनों ही चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखना है, सुरक्षित रखना है। प्रोजेक्ट जो एस्टैब्लिश होता है तो उसमें बहुत सारे नेटवर्क बनते हैं टाइगर रिजर्व्स के। उसके अंदर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी देखते हैं, अदर जो नेशनल पार्क्स हैं उनके अंदर भी प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व्स को बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को, क्योंकि ये एक्ट होते हैं जो कि मेंस में और प्रीलिम्स में पूछे ही जा सकते हैं, तो इसी वजह से इनके नाम याद रखना आपके लिए जीएस पेपर 3 के अंदर एनवायरनमेंट का जो पेपर होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट को यानी कि जंगलों को बचाना है, उनको सुरक्षित करना है। तो ये क्रूशियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो रेगुलेट करता है इंडिया का डाइवर्जन जो होता है फॉरेस्ट लैंड से और नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज से, जैसे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए भी हमें हमारा जो फॉरेस्ट है, हमारा जो नेचर है, उसके ऊपर उसको ऐसे लागू में कर या उसको आगे रख कर और उसको काट कर उसको ख़राब करके हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं पहुंच सकते। यही इस एम पूरे एक्ट का उद्देश्य है, एम है, और इसी के लिए इनको बनाया भी गया ताकि यहाँ पर कंजर्वेशन के एफर्ट्स जो है उनको मजबूत बनाया जा सके। फिर स्टेट ने क्या क्या ऐसे कंजर्वेशन के एफर्ट्स किए हैं और उनके ऊपर क्या क्या गड़बड़ी भी की हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि कैसे जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी पॉलिसीज़ उनको फेल कर दिया गया है। खास करके अगर हम देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में, वहाँ के अंदर जो पॉलिटिशियंस थे उनकी तरफ से भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से भी ये जो ध्यान रखा जाना चाहिए था वो नहीं रखा गया। दूसरा हम देखते हैं वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म को। रूलिंग ने ये भी एक्सप्रेस किया कि जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म था वो भी काफ़ी कमज़ोर था और उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया कि जो कंजर्वेशन लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसी वजह से ये जो लूप होल निकाले गए हैं कानूनों के बीच में, ये भी एक प्रॉब्लम की तरह सामने आए। थर्ड हम देखते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि स्टेट की जो फेलियर हुई है लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाया जा रहा है कि वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी को नहीं मानती है। इलीगल ट्री फॉलिंग हो जा रही है उन्हीं के एरिया के अंदर में और फिर भी उसको कोई स्ट्रिंजेंट कॉन्सिक्वेंसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, कोई सख्त कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये सारी समस्याएं बार बार होती हैं। अब हम चलते हैं कि क्यों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बचाना इतना इम्पोर्टेंट है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों हम लगातार उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, जहाँ पर कुछ ऐसी बायोडाइवर्सिटी हो, जहाँ पर कुछ ऐसी एनिमल्स की स्पीशीज़ हो, प्लांट्स की स्पीशीज़ हो जो वर्ल्ड में काफ़ी कम रह गई है मात्रा के अंदर। अलग अलग ये क्राइटेरिया होता है और वहाँ पर वो कुछ संख्या के अंदर एक ही एरिया में मिलती हैं। इसी वजह से इसको क्या बना दिया जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना दिया जाता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कंजर्वेशन के, संरक्षण के नज़रिए से। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और ये बहुत सारे जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना होते हैं उनका घर है। इसके अंदर इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर भी रहता है और साथ ही में ये बहुत क्रूशियल रोल भी निभाता है कि जो डेलिकेट बैलेंस है रीजन के इकोसिस्टम का, उसको यहाँ पर बनाकर रखा जा सके। दूसरा है वाइटल फॉरेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्क के अंदर बहुत ही बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट या काम आते हैं कार्बन को सिंक करने में। अब कार्बन क्या होता है, हमें पता है कार्बन एक गैस है CO2 और ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, लेकिन इसको सिंक
किया जाता है पेड़ों के द्वारा, क्योंकि पेड़ क्या कर रहे हैं, इसको अपने अंदर लेते हैं और इसको अपने अंदर प्रिजर्व करके रख लेते हैं, अपनी स्टीम्स में भेज देते हैं, अपना फूड इससे जनरेट करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए काम आ जाता है जो ये इतने ज़्यादा फॉरेस्ट है। और अगर आप ऐसे काट दोगे इतने ट्रीज़ को और उसकी जगह पर अगर नई ट्रीज़ को भी लगाओगे तो वो इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं कर पाएंगे जितना वो एक पुराना या ओल्ड जो ट्री था वो कर पा रहा था। इसके अलावा ये सोयल कंजर्वेशन और वाटर रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों में भी हमारी मदद करता है। फिर हम देखते हैं वाटर शेड प्रोटेक्शन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि हिमालय के अंदर उत्तराखंड के अंदर में सिचुएटेड है, तो वो वाटर शेड भी है। और वाटर शेड होने की वजह से क्या होता है, बहुत ही वाइटल रोल, इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इसका कि जो रीजन है उसके वाटर को मैनेजमेंट करने के अंदर। पार्क के में जो फॉरेस्ट है और वेटलैंड्स है वो पूरा का पूरा जो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है यहाँ के एरिया का, वाटर का जो मैनेजमेंट का साइकिल होता है उसको बरकरार रखने में मदद करता है। उसके अलावा इको टूरिज़्म की भी अपॉर्चुनिटीज़ है। पार्क जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, डाइवर्स है, वाइल्ड लाइफ को अट्रैक्ट करता है। तो इसी वजह से जो टूरिस्ट होते हैं, जो इकनॉमी, एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या चाहते हैं, इको टूरिज़्म करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अट्रैक्शन का काम हो सकता है। और उनके लिए इसको प्रिजर्व करना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जाएंगे मान लीजिए ऐसी जगहों पर घूमने के लिए, तो अगर आप गंदगी ना फैलाएं या फिर उनके जगहों पर कुछ गलत काम ना करें जो कि कंजर्वेशन के लिए ख़राब हो, तो इससे उसी फॉरेस्ट को, उसी जगह को कंजर्व रखने में मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, ज़रा उनको समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन की जो पॉलिसीज़ है उनको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई ऐसे काम करता है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी हो, और कंजर्वेशन संरक्षण करने के लिए बहुत सख्ती से उसके नियमों का पालन किया जाए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स को दोनों के अंदर ही कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज़ चल रहे हैं जिनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना, जिनको यहाँ पर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ख़त्म करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, सुधार लेकर आना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फर्टिलिटी लेवल ड्रॉप बिलो 1 इन मैनी एशियन नेशंस। देखिए ये जो है लिखा गया है जास्मीन नीलानी के द्वारा, और कहती हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं ईस्ट एंड साउथ एशिया के अंदर जिसमें जो फर्टिलिटी यानी कि उपजन का जो यहाँ पर रेट होता है वो क्या हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। इवन महिलाएं एक भी बच्चा नहीं पैदा करती हैं। पहले जिस हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, वो अपनी फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी के लिए जाना चाहता था। एक महिलाएं पहले कभी 5 से 7 बच्चों को जन्म देती थी, एवरेज जो हम 1990s का देख पाएंगे। और अब हम निकालेंगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि हांगकांग, साउथ कोरिया, जहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है वो 0.7 से लेकर यहाँ 0.9 तक है, यानी एक बच्चे को भी एक महिला जो है वो जन्म नहीं दे रही है। क्या इसके कारण है और क्यों ये हो रहा है, चलिए ज़रा उसको समझते हैं। तो ये जो लो फर्टिलिटी रेट्स है, इसका एक तरीके से इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर लगातार डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। देखिए अगर आपको पॉपुलेशन को बैलेंस रखना, आप चाहते हो कि पॉपुलेशन उतनी ही रहे जितनी यहाँ पर अभी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर 2 बच्चों को जन्म देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक फादर का रोल ले लेगा उनके जाने के बाद, एक यहाँ पर क्या होगा, मदर के स्पेस ले लेगी। तो इससे क्या होगी, पॉपुलेशन जो है वो ना बढ़ेगी ना ही कम होगी। लेकिन अगर कोई एक से भी कम बच्चा करा, या एक महिला है जो मान लीजिए जिसके 2 बच्चे हैं, एक महिला है जो बच्चा करना ही नहीं चाह रही है तो बना ही नहीं रही है, दूसरी महिला ऐसी है जिन्होंने क्या किया कि एक बच्चे को जन्म दिया। अब हमें समझ में आता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ वुमन ऐसे भी हैं, 1/3 या 1/4 हम बोल सकते हैं, कि जो यहाँ पर फर्टिलिटी की तरफ जाना चाहती ही नहीं है या बच्चों को पैदा कर ही नहीं रही हैं। तो ये इसके क्या कारण है, ज़रा इसको समझते हैं। डिक्लाइनिंग जो बर्थ रेट है वो दिखाते हैं लो फर्टिलिटी के कारणों को। हम देख पाते हैं कि कपल जो है वो स्मॉलर फैमिलीज चूज़ करना चाहते हैं, उनको लगता है कि 2 या 3 बच्चे जो होंगे उनके खर्चे उठाना, उनको अच्छा भविष्य दे पाना मुश्किल रहेगा, तो इसी वजह से वो छोटी फैमिलीज़ को यहाँ पर चूज़ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो इन कंट्रीज़ के अंदर में चिल्ड्रन जो है उनको फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, नहीं चूज़ कर रही है कि उनको चिल्ड्रन बनाने चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि सिंगलहुड के जो रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अर्बन एरियाज़ के अंदर अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी वुमेन है, बहुत सारे ऐसे मैन हैं जो सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें दिखाई देता है।
उसके अलावा हम देखते हैं स्प्रिलिंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग राइट, सबसे बड़ी जो यहाँ पर कारण है वो यही है कि चाइल्ड केयर के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आता है फैमिलीज़ के ऊपर, जो उनको आगे बढ़ने में, एक लार्ज फैमिलीज़ बनाकर रखने में, अफोर्ड करने में थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिक्लाइन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अंदर है सोशो इकोनॉमिक शिफ्ट, जैसे कि शहरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो जीने की कॉस्ट है, खर्च है, वो बढ़ रहा है। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, वुमेन जो है वो कामकाजी हो जा रही हैं, तो इसी वजह से वो एक पर्टिकुलर एज के अंदर जो उनकी यहाँ पर टाइमिंग होती है कि एक वुमनहुड होने के बीच में अगर उनकी एज है 20 से लेकर मान लीजिए 40 तक की, तो उसमें वो पर्टिकुलरली कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। पहले 7-8 को दे सकती थी, लेकिन क्योंकि अब उनकी मैरिज ही होती है अराउंड 30 ईयर्स की एज के अंदर, तो उनके पास जो फर्टिलिटी विंडो होती है वो कम होती है, जिसके अंदर वो क्या करती हैं, केवल और केवल 1 या 2 बच्चे को ही यहाँ पर जन्म दे पाती हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट होने की वजह से भी पॉपुलेशन डिक्लाइन लगातार होती जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरल भी कुछ कारण आ रहे हैं, नॉर्म्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी का एटीट्यूड बदल रहा है, देखने का नज़रिया बदल रहा है, मैरिजेस डिले हो रही हैं, लेट हो रही हैं। ग्रेटर एम्फेसिस इस चीज़ पे ऊपर किया जा रहा है कि आपको बड़ी फैमिलीज़ बनाने की बजाय आपके ऊपर से बर्डन कम हो सके तो छोटे परिवारों में ही रहना चाहिए। फिर कुछ पॉलिसी फैक्टर्स भी हैं, जैसे कुछ कंट्रीज़ के अंदर स्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग रूल्स बनाए गए हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सके। चाइना का आप यहाँ पर एग्जांपल ले ही सकते हैं कि कैसे वहाँ पर क्या किया गया है। समय समय पर 1 चाइल्ड पॉलिसीज़ भी लगाई गई थी कि केवल और केवल एक ही बच्चे को आप लोग पैदा कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये जो पॉपुलेशन का क्राइसिस हो रहा है इन कंट्रीज़ के अंदर, इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते इनकी जो एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी, जो वृद्ध यहाँ पर जनसंख्या बनेगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम लोग होंगे जो यंग होंगे, और इसी वजह से जो एल्डरली पॉपुलेशन होगी जो लगातार चल रही है उसको सपोर्ट कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि वर्कफोर्स की शॉर्टेज क्यों होगी, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेबर शॉर्टेज हो जाएगी, लेबर टाइम पे नहीं मिल पाएगी, और इसी वजह से जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी स्टैग्नेशन आ सकता है। इंडिया इतनी बेहतरी से आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास फ़िलहाल 57% जो उसका यूथ है वो उसके पास है, जो कि यहाँ पर वर्किंग एज के अंदर आता है। तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके पास काम करने को बहुत सारे लोग हैं, और वर्किंग एज कितनी मानी जाती है, हम देख पाते हैं 15 से लेकर यहाँ पर जो अडल्ट एज मानी जाती है वो मानी जाती है 59 ईयर्स तक। तो इस एज ग्रुप के अंदर अगर आप काम कर सकते हो तो बिल्कुल आप योग्य हो आगे जाके भी काम करने के। तो ये इंडिया के पास बहुत ह्यूज है। जब कंट्रीज़ में ये ह्यूज अमाउंट नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगी, तो उससे क्या होगी, इकोनॉमीज़ यहाँ पर ठप होनी शुरू हो जाएंगी या फिर एक ही जैसी चलती रहेंगी, स्टेग्नेशन उनके अंदर आ जाएगा। इकोनॉमी को कैसे चलना चाहिए, हमेशा राइज करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब वो इस तरीके से ही आगे चलती रहे कि जितनी है केवल उतनी ही है, तो वो क्या होता है, स्टेग्नेशन होता है। फिर हम देखते हैं कि सोशल सर्विसेज के ऊपर भी यहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा आ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाएंगी हेल्थ केयर के ऊपर, रिटायरमेंट सिस्टम के ऊपर, तो वो भी पॉपुलेशन इम्बैलेंस होने की वजह से उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो प्रोनो नाइटलिस्ट पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, कुछ टैक्स ब्रेक वगैरह। जैसे कि देखिए क्या किया जाता है, जब यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है और उसको डिक्लाइन करवाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए इलेक्शन वगैरह में उठ नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे सजाए लगाते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं लोगों को। लेकिन जब आप पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो इन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स ब्रेक दे देना चाहिए कि किसी ने अगर 2 या 3 बच्चों को जन्म दिया है फॉर एग्जांपल, तो उनको क्या मिला है, अब उनको टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। चाइल्ड केयर का जो सपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों को इसलिए पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करवाना चाहिए, चाइल्ड केयर सपोर्ट आप प्रोवाइड करवाइए। एक बच्चे पे आप 5,000 रुपये समथिंग या कुछ भी ऐसा करके अमाउंट जो है वो पेरेंट को दीजिए, सो दैट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए और वो लोग क्या कर सके, ईजिली यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने के लिए मान जाए।
कुछ इमिग्रेशन की स्ट्रेटजीज भी बनाई जा सकती हैं कि आप दूसरे देश के जो लोग हैं उनको क्या करने लग जाओ, सिटीजनशिप देना शुरू कर दीजिए कि आप लोग आइए और हम आपको यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे, ईजिली देंगे, 1 साल में ही आपको मिल जाएगी, आप अपनी फैमिली के साथ में आइए, सो दैट जो ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसको कंट्रोल में रखा जा सके। और थर्ड है सोसाइटिकल एडेप्टेशंस का, बिजनेस, कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल जो भी नए डेमोग्राफिक शिफ्ट के अंदर आते हैं उनको क्या बनाना चाहिए कि वो लोग एल्डरली को यहाँ पर सपोर्ट करें और साथ ही साथ नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेकर आएँ। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हाउ फास्ट इज़ द यूनिवर्स एक्सपेंडिंग, न्यू डाटा कीप्स द मिस्ट्री ओपन। देखिए अभी क्या हुआ है, एक बिग ओपन प्रॉब्लम यहाँ पर कॉस्मोलॉजी के सामने थी, जिसका एक कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है हब्बल टेंशन के नाम से। अब यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसी यूनिवर्स के, एक ऐसे फिनोमेना की जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था अभी तक साइंटिस्ट के लिए। क्या मानी जा रही है कि हमारे अर्थ से लगभग यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर, लाइट ईयर्स क्या होता है, लाइट ईयर होता है कि 1 साल में लाइट कितनी दूर में आपको पहुँचा सकती है। तो लगभग यहाँ पर 9.7 बिलियन किलोमीटर की ये लाइन की जो स्पीड होती है 1 साल के अंदर, वो हमें पता होती है कि इतनी दूरी को, ये इतने किलोमीटर को अगर लाइट की स्पीड से चलेंगे तो हम कवर कर पाएंगे। तो हमारी ये गैलेक्सी जो कि है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर अर्थ से इतनी दूर में हम देख पाते हैं कि एक निबोला बना हुआ है, एक इस तरीके से कोई चीज़ है जिसके आसपास में लाइट हमें दिखाई देती है और बीच में कोई बड़ा सा स्टार है। अब जैसे हमारा सन क्या है, वो भी एक स्टार है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्टार है और ये स्टार के अलावा इसमें 2 स्टार और हैं जो एक दूसरे के साथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इस मिस्ट्री को समझना थोड़ा मुश्किल था। कुछ का कहना है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है और एक्सपेंड करने की वजह से ही यहाँ पर इनका स्टार्स का जन्म हुआ है। कुछ का कहना है कि वो कितने रेट से एक्सपेंड कर रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या सब कुछ एकदम से ख़त्म हो जाएगा जैसे हम एकदम से बने थे। तो खैर ये सारे सवाल हैं, क्वेश्चन मार्क, जिन पे हम उठा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमें पता चला है कि क्या होता है हब्बल टेंशन। चलिए जरा उसको पहले आराम से समझ लेते हैं। हब्बल टेंशन जो है वो यहाँ पर 2 इक्वली वैलिड मेथड होते हैं जब यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट से रिलेटेड, उनके बीच में जब कोई कमी आ जाए, डिस्क्रिपेंसी आ जाए, डिफरेंस आ जाए, उसको बोला जाता है हब्बल टेंशन। अब एक ऑनगोइंग मिस्ट्री की इम्प्लीकेशंस क्या है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारे कॉस्मोलॉजी की और नेचर क्या है हमारे यूनिवर्स का, उसको समझने के लिए ही इस हब्बल टेंशन के ऊपर लगातार रिसर्च जो है वो चल रही है। फ़िलहाल जो मिस्ट्री है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की, वही एक सवाल बना हुआ है। कॉस्मोलॉजिस्ट जो कि यहाँ पर स्पेस को पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत लॉन्ग समय से फैसिनेट किया हुआ है कि यूनिवर्स जो है वो हमारा क्या कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, आगे की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। ये फिनोमेना सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया गया था एडविन हबल के द्वारा और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर क्या होता है, हबल टेंशन होती है कि ये तो पता है कि यूनिवर्स बढ़ रहा है लेकिन किस गति से और किस तरीके से, ये है पूरा का पूरा यहाँ पर सवाल। जब 2 मेथड है, वैलिड है, फैक्चुअल लग रहे हैं और दोनों के बीच में ही फ़र्क आ रहा है बीच में, तो ये क्या बन गया, इसको बोला गया टेंशन, हबल टेंशन। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो एक्सपेंशन का रेट है, जिसको हबल कांस्टेंट भी बोला जाता है, ये क्रूशियल पैरामीटर है हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि यूनिवर्स जो है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ और कंपोजिशन क्या है। 2 मेथड है हमारे पास फ़िलहाल के समय में इस एक्सपेंशन को रेट करने के लिए, मेजर करने के लिए, कितनी स्पीड से चल रहा है इसको मापना है तो किन तरीके से हम माप सकते हैं। 2 तरीके से। पहला है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब इसमें क्या होता है, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की रेडिएशन निकलती है वो निकलती है लेफ्ट ओवर ग्लो से, जो कि बिग बैंग से आ रहा है। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं कि इसको बैकग्राउंड के अंदर माइक्रोवेव जो निकल रही है उसकी स्पीड को यहाँ पर मापने की कोशिश करते हैं और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इतनी गति से फ़िलहाल आगे की तरफ बढ़ रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है। दूसरा है सुपरनोवा ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर कॉस्मोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि कितनी ब्राइटनेस यहाँ पर किसी दूर के सुपरनोवा से आ रही है। इसी को जब मेजर किया जाता है तो वो कहलाता है हबल कांस्टेंट। अब ये जो सुपरनोवा होते हैं ये अपनी ब्राइटनेस के लिए ही जाने जाते हैं। जब आप उनकी ब्राइटनेस को कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से क्या पता चलेगा कि उनका डिस्टेंस कितना है और कितनी स्पीड से यहाँ पर उनकी ब्राइटनेस हम तक पहुँच पा रही है। अब इन्हीं
इन्हीं दो मेथड को, दो तरीके से हमें पता लग सकता है कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन का रेट है वो कितना है। इन्हीं दो मेथड्स को जब आप कंपेयर करेंगे, तुलना इनकी करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि दोनों ही इंडिपेंडेंट मेथड है, दोनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम आनी चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं आती हैं। इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो अलग अलग आती हैं, और इसी वजह से जो ये डिफरेंट रिजल्ट निकल कर आता है ये बन जाता है हबल टेंशन। और यही यहाँ पर रिसर्च के लिए भी क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि डिफरेंट क्यों निकल कर आ रहा है। क्या टेंशन है दो मेजरमेंट्स के अंदर? सबसे पहले तो वैल्यूज़ अलग अलग निकल कर आती है, जैसे कि जो कॉस्मो माइक्रोवेव बैकग्राउंड मेथड है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्स है वो लगभग 67 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, बड़ा होता जा रहा है। जबकि सुपरनोवा मेथड्स की अगर हम बात करें तो हमें समझ में आता है कि हमारा यूनिवर्स 67 किलोमीटर ना बढ़ के पर सेकंड में 73 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो क्योंकि ये वैल्यूज़ अलग अलग है तो अब पता नहीं है कि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी हमें समझ में आती है। मिसमैच जो है इसकी वजह से दो अलग अलग वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं, जिसके अंदर 4 स्टैंडर्ड डिविएशन है, अलग अलग हमें रेट है। इसकी वजह से ये जो रैंडम है ये कोई रैंडम चॉइस की वजह से नहीं निकल रही है। तो ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है, ये समझना अब रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी कॉस्मोलॉजी के ऊपर? ये जो परसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट है दोनों के अंदर वो हमारी करंट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक चुनौती ही बन जाता है, एक सवाल उठाता है कि क्या हम सही में हमारे ब्रह्मांड को कुछ हद तक समझ भी पाए हैं या नहीं समझते हैं। आज भी हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं। जितना हमने समझा है क्या वो सही समझा है या फिर उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां रह चुकी हैं। देखते हैं कि जो वन मेथड डिसअप्रूव्ड हुआ है, सस्पेक्टेड किया गया था, वो क्या है। देखिए साइंटिस्ट के द्वारा कुछ कंसर्न रेज किए गए हैं। कहा गया है कि जो सुपरनोवा मेथड है उसमें शायद गड़बड़ हो सकती है। सुपरनोवा क्या कहता है कि यूनिवर्स 73 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है और इसी वजह से हबल टेंशन आ रही है। फिर उसके ऊपर फर्दर आगे एनालिसिस उसका किया गया, तो रिसर्चर्स ने एक डिटेल स्टडी की गई इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बहुत सारे डाटा और मॉडल्स को यूज़ किया सुपरनोवा मेजरमेंट के अंदर। कंक्लूजन में यही पता चलता है कि जो ये हम बात कर रहे थे कि शायद सुपरनोवा मेथड के अंदर कुछ गलतियां हो रही हैं, एक्चुअली में ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट गलती दिखाई नहीं देती है सुपरनोवा मेथड में। तो इसका मतलब यही है कि ये जो टेंशन है दोनों के अंदर ये क्या है, ये रियल है। यानी कि सुपरनोवा की जो लाइट है वो 73 किलोमीटर की तरफ से हमें दिखाती है पर सेकंड में, और यहाँ पर जो हबल कांस्टेंट की हम बात करते हैं वो दिखाता है 67 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो ये बीच का जो ये गैप है पूरा का पूरा हम देख पाएंगे 6 किलोमीटर पर सेकंड का, ये है टेंशन और ये एक्चुअली के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब इम्प्लीकेशन क्या हो, तो देखिए नई फिजिक्स होगी। जब हबल टेंशन को यहाँ पर समझा जाएगा तो ये एक तरीके से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की उसको भी क्या करेगा, फिलहाल जो एग्जिस्टेंस है अनडिस्कवर्ड पार्टिकल्स की, फोर्सेस की, उसको समझने के बाद में हम उनको भी समझ में पाएंगे। नई अंडरस्टैंडिंग, नए हमारा जो समझने का तरीका होगा वो सामने आएगा। दूसरा हम देखते हैं इससे होगा कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स की तरह इस पर इस्तेमाल करेगा। जो अभी की टेंशन है वो करंट अंडरस्टैंडिंग हमारी यूनिवर्स के इवोल्यूशन को लेकर हमारे सवाल उठाती है। अगर इसको समझा जाता है तो यूनिवर्स पहले कैसा था और अब इसका एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, ये जो छवि है ये बिल्कुल क्लियर हमारे सामने आ जाएगी। फंडामेंटल कांस्टेंट यही है। देखिए हबल जो टेंशन है वो ये भी सजेस्ट करती है कि कुछ फंडामेंटल कांस्टेंट जो हम आज तक डिस्क्राइब करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि ऐसे यूनिवर्स को समझना है, वो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हैं और अब उसको समझे जाने का, उसको रिवाइज करने का, दोबारा से समझने का समय आ चुका है। फर्दर जो आगे चल के डिस्कवरीज होंगी वो भी ये मानी जा रही है कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज होंगी और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग आगे और अच्छी बनेगी। अभी क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं ये जो भेदभाव है इसको मिटाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो मेजरमेंट्स को रिफाइन किया जा रहा है। वर्कर्स जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं कि दोनों के बीच की जो वैल्यूज़ है उसको नैरो किया जा सके। 6 किलोमीटर से शायद 4 तक लाया जा सके, 3 तक लाया जा सके, कैसे किया जा सकता है, तो उसके ऊपर रिसर्चर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर नए नए डाटा को एक्सप्लोर किया जा रहा है, नए नए मॉडल बनाए जा रहे हैं ताकि इसको समझने में मदद
मिले। हमारे लिए इसको समझना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, एक्सपेंशन रेट को समझना खास करके। ये हमारी जो कॉस्मोलॉजी की इंसाइट है, हमने आज तक जितना स्पेस को समझा है उसको समझने में हमारी मदद करेगा। है ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि गैलेक्सीज बन जाती है या स्टार्स बन जाते हैं, फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं, इनका क्या कारण है, इसकी फॉर्मेशन को समझने में मदद करेगा। डार्क एनर्जी की मिस्ट्री क्या है, देखिए ऐसा माना जाता है कि 99% हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली में लाइट के साथ में कोई भी रिस्पॉन्स करता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें केवल और केवल 1% हमारा जो यूनिवर्स है उसके बारे में भी अच्छे से हमें पता नहीं है। और जो बचा हुआ यूनिवर्स है जो कि डार्क एनर्जी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसके में है क्या एक्चुअली में, क्योंकि लाइट के साथ वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर देखिए हम लाइट को देख कैसे पाते हैं किसी भी चीज़ को, उसको ज़रा समझिए पहले। आप एज ए ह्यूमन, आपकी आँख है, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है सामने की तरफ, यहाँ पर क्या है, हम देख पाते एक टावर लगा हुआ है या एक बुक रखी हुई है। अगर आपको देखना है बुक को तो कैसे करेंगे, यहाँ पर बल्ब था उसको जला दिया गया है, जब उसकी यहाँ पर लाइट्स आएंगी और बुक के ऊपर जाएंगी और तब वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के अंदर जाएंगी रेटिना के थ्रू, तब आपको ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये कैसे दिखाई दिया, क्योंकि इसने रिएक्ट किया लाइट के साथ में। हमें नहीं पता इसका एक्चुअल कलर है क्या, जस्ट लाइट से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमें दिखाई देता है हमारी क्षमताएं के अकॉर्डिंग हम उसको उसका कलर मान लेते हैं। अब यही है कि यूनिवर्स का 1% हिस्सा तो ऐसा है जब उसके ऊपर लाइट जाती है तो वो रिएक्ट करता है और हम चाहे कंप्यूटर में या टेलीस्कोप के माध्यम से उसको देख पाते हैं। लेकिन 99% ये बचा हुआ जो हिस्सा है, इसके ऊपर लाइट अगर गिर भी रही है तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये है डार्क एनर्जी और इसी को समझने के लिए साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं। फिर फंडामेंटल फिजिक्स में भी बहुत सारे यहाँ पर नए कानून आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब के हिसाब से हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अभी फिर से एक बार देख लेते हैं हबल टेंशन, जो कि रिजोल्व रह चुकी है, अभी तक अनसोल्व वो रह रही है, अभी तक उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं आया है। मेजरमेंट मेथड 2 तरीके का है, कॉस्मिक माइक्रोवेव, सुपरनोवा ऑब्जर्वेशन। इसको याद रखिए प्रीलिम्स के लिए, इसको यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि हबल टेंशन एक्चुअली में है क्या। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ डॉक्सिंग एंड व्हाट मेजर कैन यू टेक इफ़ इट हैपन्स टू यू। डॉक्सिंग क्या होती है, देखिए ये ऐसे ऐसे आर्टिकल ज़्यादा तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन शायद आपसे ऐसे डॉक्सिंग से डायरेक्ट सवाल ना आए। सवाल आ सकता है एआई से या फिर डिजिटल एज जो है उसके क्या क्या नुकसान है, तो उसके अंदर आप एज एन एग्जाम्पल इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं डॉक्सिंग क्या होता है। डॉक्सिंग का मतलब है कि आप एक इंसान हो, इंडिविजुअल हो, आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स है। क्या क्या पर्सनल डिटेल्स है, आपका कोई हाउस नंबर है, आपके पास आपका कोई फ़ोन नंबर है, आपके पास आपकी कोई पर्सनल फ़ोटो है, कोई वीडियो है, और ये सब पर्सनल डाटा किसी सेकंड इंसान ने क्या किया, यहाँ पर पब्लिकली शेयर कर दिया। अब आप ये चाहते नहीं थे कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपका ये डाटा जाए। आप क्यों चाहोगे आपका फ़ोन नंबर कहीं पे लीक हो जाए, आपका हाउस नंबर कहीं पे चला जाए, आपके सेफ्टी के ऊपर सवाल आ जाए, आपकी कोई ऐसी फ़ोटो जो आप चाहते नहीं हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर दिखाना, केवल पर्सनल लाइफ में आपने उसको क्लिक किया हुआ है। शेयर आप पर्सनल लाइफ के जो कुछ इंडिविजुअल है उनके साथ ही करना चाहते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे लाखों लोगों के सामने चली जाती है, जिससे जो आपकी इमेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो ये सब कोई क्यों चाहेगा, लेकिन ये सब जब हो जाता है किसी इंडिविजुअल के साथ तो उसको बोला जाता है डॉक्सिंग। जिसके साथ हुआ है वो बन जाता है डॉक्सटी और जो कर रहा है वो बन जाता है डॉक्स्टर। तो ये जो डॉक्सिंग है और जो डॉक्स्टर है ये क्या है और फल क्यों ऐसा हो रहा है बेसिकली। देखिए ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का भी केस इसमें हो सकता है। जब कोई इंडिविजुअल है उसका इंटेंशन है नफ़रत भरा। अभी एक ऐसा ही एग्जांपल हम देखते हैं, मुंबई की एक महिला थी जो पुलिस थाने में यहाँ पर जाती है और रिपोर्ट करती है कि एक इंडिविजुअल है जिनके पास ब्लू टिक है और उसने क्या किया, एक्स यानी कि ट्विटर के ऊपर क्या कर दिया है, जा करके उनका कोई पर्सनल डांस करते हुए का वीडियो को शेयर किया और उसके ऊपर लिखा कि ये तो बिल्कुल जो यहाँ पर
सेक्स रिलेटेड जो वर्क करती है, सेक्स वर्क करती है, उस जैसा ही काम कर रही हैं। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली जो वुमन है उनके ऊपर बहुत सारी हेट्रेड दिखाई दी, नफरत आई, लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो एक्स का अकाउंट है उसको ख़त्म कर दिया। अब ये पुलिस के पास रिपोर्ट लेकर वो जाती हैं और पुलिस से बोलती हैं कि ये जो इंसान है ऐसा ऐसा इन्होंने मुझे किया, मेंटल हैरेसमेंट मुझे बहुत हुआ है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये होता है डॉक्सिंग, कि आप किसी को इतने स्तर तक यहाँ पर प्रॉब्लम्स दे रहे हो। इसके ऊपर कानून बिल्कुल है, आपको सख्त यहाँ पर कार्रवाई जो है की जा सकती है। और इसके ऊपर इंटेंशन के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर बात बेस्ड होती है कि किसी की नीयत कैसी थी, क्या कोई जानबूझकर आपको हेट्रेड ही दिखाना चाहता था आपके साथ, तो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता था, तो इसी वजह से उन्हीं के ऊपर ये कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इनइक्वालिटी डिनायल स्टार्टर किट। देखिए आर्टिकल लिखा गया है इनइक्वालिटी के ऊपर, असमानता के ऊपर, और हमें पता चलता है कि भारत में जो कभी प्री इंडिपेंडेंस के अंदर ब्रिटिश राज होता था उससे भी ज़्यादा अब भारत में असमानता है। भारत को अभी 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनको हम बिलीनियर राज के नाम से भी अब जानने लगे कि ये बिलीनियर्स हैं जो राज कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेके हर जगह पर इनका कोई ना कोई जो योगदान है वो ज़रूर दिखाई देता है। और जो लोग हैं जो कभी इतने ज़्यादा मिडिल इनकम ग्रुप या फिर जो पुअर लोग हैं जो इतने ज़्यादा गरीब नहीं होते थे, वो अब और ज़्यादा होते जा रहे हैं। और इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिनायल, यानी कि इसको माना नहीं जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो कैसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, चलिए ज़रा उसको समझते हैं। देखिए इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इस इनइक्वालिटी को माना ना जाए, जब इसको बार बार नकारा जाए, तो ये समस्या का रूप ले लेती है। क्योंकि फिर हमें ऊपर ऊपर से लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और आप अपना काम करते ही रहते हो नीचे नीचे। इसी वजह से यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि सबसे पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इंडिया में समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम, अपॉर्चुनिटीज़ एक सोसाइटी के अंदर, विद इन ए सोसाइटी। इन इंडिया दिस इशू इज़ पर्टिकुलरली प्रेसिंग। इंडिया की जो रैंकिंग है वो ग्लोबल के अंदर सबसे ज़्यादा अनइक्वल नेशंस के अंदर उसकी यहाँ पर जो रैंकिंग है उसको पाया गया है। अभी एक लेटेस्ट डाटा आता है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो 10% लोग हैं उसकी पॉपुलेशन में, उनके पास इंडिया का 57% टोटल वेल्थ है कंट्री की, और जो नीचे के बचे हुए 50% है उनके पास केवल 13% ही वेल्थ है, धन है। गिनी को एफिशिएंट नाम का एक यहाँ पर मेजर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमें समझ में आता है, मापा जाता है कि इनकम की इनइक्वालिटी कितनी है, असमानता कितनी है, जो कि इंडिया में 0.35% दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल होता है गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स के द्वारा। कुछ इसके पीछे कारण है, जैसे कि अर्बन रूरल डिवाइड्स, जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इन सभी कारणों की वजह से हम ज़्यादा जो इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर इनइक्वालिटी है उसको देख पाते हैं। अब स्ट्रेटजीज़ क्या है, कैसे जो गवर्नमेंट है और साथ ही में जो अदर एकेडमिशियंस हैं, लोग हैं, वो किस तरीके से मिलकर यहाँ पर डिनाई कर रहे हैं और कैसा वो उनकी स्ट्रेटजी क्या है उसके पीछे। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है वो मिस प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। आप जो उचित डाटा है, ठीक डाटा है, उसको नहीं दिखाते हो। रेदर आप क्या करते हो, फेवरेबल स्टैटिस्टिक्स जो अच्छे हैं केवल उन्हीं को सामने आने दे रहे हो। मिसलीडिंग विजुअलाइजेशन बना देते हो, गलत यहाँ पर दिखाते हो, और जो इल्यूजन है इक्वेलिटी का उसको दिखाते थे। ये सब ऐसे आरोप हैं जो ऑथर्स के द्वारा खास करके गवर्नमेंट के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं जो कि है चेरी पिकिंग डाटा। अब क्या किया जाता है, सिलेक्टिव डाटा एनालिसिस किया जाता है, जहाँ पर अच्छा कर रहे हैं इंडिया और इंडिया की ग्रोथ हो रही है, केवल उसी को सामने लाकर दिखाया जाता है, जिससे जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, सिस्टमेटिक फैक्टर है, उसको घटा दिया जाता है। इसी का एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि एवरेज जो यहाँ पर इंडिया का कोई एक इंसान कमाएगा उसको दिखा दिया है 10,000 रुपये पर एनम के हिसाब से, या फिर पर मंथली ये था, और हम देखते हैं एनम के हिसाब से कोई एक इंसान इंडिया में 2 लाख रुपए कमा रहा है।
अब ये आपने एवरेज सामने रख दिया है कि ये तो ठीक ठाक डाटा है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ हुई कि एवरेज जब भी निकालते हैं तो टोटल को यहाँ पर जितना है उससे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। मतलब ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि हर इंसान इतना कमा पा रहा है। रहता जो अमीर आदमी है वो बहुत ज़्यादा कमा पा रहे हैं, गरीब जो है वो बहुत ही कम कमा पा रहे हैं। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, एक तरीके से केवल उसी तरीके का डाटा दिखाया जो कि यहाँ पर फ़ायदेमंद दिखाई दे रहा है। दूसरा हाईलाइटेड आइसोलेटेड डाटा होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे केवल उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और ये बार बार अटेम्प्ट किए जाएंगे कि जो उचित यहाँ पर डाटा है, रिकॉर्ड्स है, आंकड़े हैं, वो लोगों तक ना पहुँच पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि डिनाई करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं जब विजुअलाइजेशन को, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी, असमानता थोड़ी कम दिखाई देती है। स्ट्रेटजी 3 है विक्टिम को ही ब्लेम करते रहना। देखिए एक सबसे जो कॉमन स्ट्रेटजी होती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को नकारने की, डिनाई करने की, वो होती है विक्टिम्स खुद ब खुद। अब जो गरीब है उन्हीं को ब्लेम करते रहते जाते हैं कि उनका खुद का फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन्हीं वजहों के कारण वो गरीब हैं और गरीब ही रह रहे हैं। इस नैरेटिव के अंदर इसको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, बल्कि जो रियल बैरियर है जिनकी वजह से उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, जो गवर्नमेंट का काम था जो प्रोवाइड नहीं करवा पाए, स्टेट का जो काम था, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हेयर इज़ डिनाइल सिस्टमेटिक फैक्टर्स। अब इसमें क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक जो फैक्टर्स हैं जैसे कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं, अनइक्वल एक्सेस होता है, बच्चे एजुकेशन अच्छी नहीं ले पाते हैं, हेल्थ केयर उनको अच्छा नहीं मिलता है, फिर गवर्नमेंट, अभी हमें पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा है, ग्रेजुएशन करने के बाद में भी लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। तो ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से, सिस्टम में गलतियाँ होने की वजह से यहाँ पर आउटकम ऐसे दिखाई देते हैं। फिर इन्हीं को इग्नोर कर दिया जाता है और जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं डिनाइल्स के, वो हमें ऑटोमेटिकली फिर से दूर लेकर और ज़्यादा इनइक्वालिटी की तरफ यहाँ पर लेकर जाते हैं और ज़्यादा असमानता यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्ट्रेटजी को देखते हैं जो कि है मिस इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें गलत जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर बांटा जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है, दिखाया जाता है, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअलिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्क्राइब नहीं किया जाता। नेक्स्ट है इमोशनल अपील्स। इसमें क्या किया जाता है कि इमोशंस का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जो पुअर लोग हैं उन्हीं को रेदर देन एजुकेशन के मुद्दों पर ले जाकर उनसे क्या किया जाता है, कास्ट से रिलेटेड बातें बार बार की जाती हैं, उनसे रिलीजन से रिलेटेड बातें की जाती हैं, तो उनके इमोशंस का, भावनाओं का फ़ायदा उठाया जाता है। उसमें फियर, एंगर, पेट्रोटिज्म, ये सारी ऐसी भावनाएँ हैं जिनका फ़ायदा उठाया जाता है असली मुद्दों से डाइवर्ट होके। फिर कुछ जो फैक्ट होते हैं उनको तो डिस्ट्रॉट ऑब्वियसली किया ही जाता है, बहुत ही सिलेक्टिवली प्रेजेंटेशन किया जाता है डाटा का। और डिफ्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे को ही यहाँ पर क्या करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता, ना ही सिस्टम के अंदर बदलाव जो आने चाहिए, रिफॉर्म जो आने चाहिए उसको यहाँ पर समझने के लिए तैयार होते हैं। और लास्ट में जब सब कुछ यहाँ पर हो जाता है तो लास्ट में बच जाता है एड होमिनेम अटैक्स। अब ये क्या होते हैं, इसका मतलब होता है किसी को पर्सनल लेवल पे क्रिटिसिज्म किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर, रेदर देन जो उनके क्लेम्स है उनको एड्रेस करने के। डिस्कशन यहाँ पर जब उठता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, तो परपेट्रेटर जो होगा वो क्या करेगा कि जो यहाँ पर इस इशू को उठा रहा है उसी को बोलेगा कि वो कितना लायक है, पर्सनल वो कितना क्रेडिबल है, उससे पास्ट में क्या गलतियाँ हुई थी, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है इन एक्चुअलिटी में आपको उसका डिस्कशन करके उसके जवाब देने चाहिए, ना कि आप किसी को पर्सनल ऐसे अटैक करें। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंडिया सीरियसली कंसर्न्ड ओवर इजराइल ईरान हॉस्टिलिटीज़। तो हमने देखा है कि कैसे इजराइल और ईरान के अंदर भी अब जो है दुर्घटनाएं होने लग चुकी हैं। कल ही हमने देखा था कि इंडिया की तरफ से, ईरान की तरफ से इजराइल का जो है एक शिप को पकड़ लिया गया था जिसके ऊपर 17 ऐसे मेंबर हैं जो कि इंडियन मेंबर थे। अब उन्हीं के लिए ईरान से लगातार कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है कि उनको आराम से छोड़ दिया जाएगा जो भी सेलियर थे, और उसके लिए ईरान की जो है वो भी मान चुकी हैं कि ठीक है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और सिक्योरिटी के हिसाब से उनको छोड़ देंगे। लेकिन जो लोग अब इजराइल और ईरान में इंडियन रहते हैं उनकी सेफ्टी को लेकर भी यहाँ इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपनी चिंता दिखा रही है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्रायोजेनिक कीप्स इट चिल। देखिए बात हो रही है क्रायोजेनिक की, तो क्रायोजेनिक क्या होता है, एक ऐसा साइंस का मटेरियल है जिसको 153 डिग्री से माइनस करके टेम्परेचर में रखा जाता है। क्रायोजेनिक एक्चुअली में इंजन के रूप में इस्तेमाल होता है, और क्रायोजेनिक इंजन जो है वो बनाया जाता है रॉकेट्स के लिए, इसरो के द्वारा इसमें इस्तेमाल होता है। विकास इंजन जो है वो इसमें बहुत फेमस है। इसके अंदर जो भी गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सभी के बॉइलिंग पॉइंट जो कि माइनस में 250 डिग्री तक हो सकते हैं, यानी जब -253 है तो उसके बाद में वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली गैस बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो क्या रह सकती है, लिक्विड रह सकती है। अगर उससे कम उसको लेकर जाया जा सकता है तो -253 है मान लीजिए, अगर आप उसको -255 लेकर आ जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, वो अपना रूप जो है उसको चेंज करके लिक्विड बन जाएगी, जैसे पानी होता है, तरल अपनी शेप बना लेगी। तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ज़्यादातर इसमें हीलियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों गैसों को क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में लेकर आया जाता है, जिससे जो फ्यूल है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। और अगर आप स्पेस के अंदर भी रॉकेट को भेज रहे हो तो वहाँ पर वो जल्दी ख़त्म ना हो गैस के रूप में। लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हाउ डिड स्टार रिसाइडिंग इन ड्रैगन्स एग निबुला गेट ए मैग्नेटिक फील्ड। अगेन ये जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस से है। हमने पहले जो आर्टिकल पढ़ा हेवन टेंशन्स के टाइम पे वो हमने पढ़ा द हिंदू से। सेम वही सिचुएशन है कि अर्थ से ऊपर हम क्या देख पाते हैं कि एक पूरा का पूरा निबुला बना हुआ है जिसको ड्रैगन एग के नाम से जाना जाता है। हमारी ही जो गैलेक्सी है, मिल्की गैलेक्सी, उसी के अंदर हम उसको देख पाते हैं, और उसी के अंदर यहाँ पर कुछ तारे बने हुए हैं जो एक दूसरे के अराउंड में चक्कर काट रहे हैं। माना जा रहा है ग्रेविटी की वजह से ये एक दूसरे के यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। खैर इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल था वो केवल और केवल था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पे आज के हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म होते हैं। अभी तक अगर आप यहाँ पर बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अभी चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।